नमस्कार। आज 31 अगस्त 2025 है और कल से यानी 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। ये 7 सितंबर तक चलेगा। जी, नमस्कार। और ये हफ्ता हमें याद दिलाता है कि हमारा खान-पान, हमारी सेहत कितनी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आखिर क्यों मनाया जाता है? हाँ। भारत में पोषण की स्थिति क्या है? हम्म। मतलब जमीनी हकीकत क्या है? हाँ। और सबसे जरूरी, हम अपनी सेहत के लिए क्या सीख सकते हैं? सही बात है। हमने इसके लिए कई स्रोतों को देखा है। सरकारी रिपोर्ट्स हैं, पीआईबी है, एनएफएचएस का डेटा है, कुछ अकादमिक लेख और मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे ईटीवी भारत, हेल्थ शॉट्स, न्यूज ऑन एयर की चर्चाएं। जी, ताकि एक पूरी तस्वीर मिल सके, अलग-अलग पहलू सामने आए। हाँ, वही हमारा मकसद है कि पोषण से जुड़ी जो सबसे काम की बातें हैं वो सामने लाएं। कुछ तथ्य शायद आपको चौंकाएं भी, और कोशिश रहेगी कि ये बातचीत दिलचस्प हो। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोषण है क्या? ये बहुत आसान शब्दों में समझें तो जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए ना चलने के लिए, हाँ। वैसे ही हमारे शरीर को अपना हर काम ठीक से करने के लिए चाहिए पोषक तत्व भोजन से। अच्छा। ये सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं है। हमारा विकास, बीमारियों से लड़ने की ताकत, हमारे अंग सही से काम करें, सब पोषण पर निर्भर है। और ये जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो इसी बात पर जोर देता है? जी हाँ, ये भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। हर साल 1 से 7 सितंबर। हर साल? हाँ। मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना। पोषण कितना जरूरी है इस बारे में। ये भारत में कब शुरू हुआ? मेरा मतलब, क्या ये आइडिया यहीं का है या कहीं और से आया? इसका कॉन्सेप्ट असल में अमेरिका से आया। 1973 में अमेरिकन डाइटिशियन एसोसिएशन ने शुरू किया था। ओह अच्छा। भारत में खाद्य और पोषण बोर्ड है, मंत्रालय के तहत ही आता है। इन्होंने 1982 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया। 1982 से? जी। और मकसद क्या था? देश में कुपोषण की जो गंभीर समस्या थी, खासकर बच्चों में, हाँ। उससे निपटना, लोगों को सही खाने पीने के बारे में बताना, शिक्षित करना। तो ये सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं है, इसका असर मतलब देश के विकास पर भी पड़ता है? निश्चित रूप से। देखिए, जब लोग स्वस्थ होंगे तो काम ज्यादा अच्छे से करेंगे, उत्पादकता बढ़ेगी। सही बात है। बच्चे स्कूल में बेहतर सीखेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बोझ कम होगा। तो ये सब जुड़कर देश की आर्थिक तरक्की में मदद करता है। इसीलिए स्कूलों में भी इस पर ध्यान दिया जाता है? हाँ बिल्कुल। स्कूलों में भी कार्यक्रम होते हैं। बच्चों को, उनके माता पिता को संतुलित आहार के बारे में समझाया जाता है। हर साल इसकी कोई खास थीम भी होती है? जैसे 2025 के लिए क्या है? हाँ, हर साल एक फोकस होता है। इस साल 2025 के लिए थीम है, एक बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। एक बेहतर जीवन के लिए सही भोजन? जी, मतलब हर उम्र के लिए संतुलित पौष्टिक आहार कितना जरूरी है, इस पर जोर है। और ये थीम जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, जैसे पोषण अभियान या मिड डे मील, उनसे कैसे जुड़ती है? ये सीधे सीधे उनको सपोर्ट करती है। पोषण अभियान का लक्ष्य भी तो यही है, कुपोषण कम करना। हाँ। और मिड डे मील स्कूलों में पोषण देता है। तो ये थीम इन सब का लक्ष्य एक ही दिशा में ले जाती है, कुपोषण मुक्त भारत और जो लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हैं उनसे बचाओ। सही। पिछले सालों में भी एनीमिया पर, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग पर, पोषण भी, पढ़ाई भी जैसे विषयों पर फोकस रहा है। सब मानते तो हैं कि अच्छा खाना जरूरी है, लेकिन साइंस क्या कहता है? मतलब शरीर के अंदर क्या होता है? हाँ। यहाँ कुछ दिलचस्प बातें हैं। हाँ, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पोषण हमारे शरीर की हर कोशिका, हर प्रक्रिया का आधार है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है। अच्छा पोषण हमारी इम्यूनिटी, मतलब रोगों से लड़ने की ताकत, उसे मजबूत करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम करता है। और वजन कंट्रोल करने में भी आजकल ये बड़ी चिंता है। बिल्कुल। फाइबर वाला खाना जैसे फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, हाँ। ये पेट को देर तक भरा रखते हैं। हाँ, भूख कम लगती है। सही। तो फालतू खाने से बचते हैं और वजन काबू में रहता है। बीन्स, दालें फाइबर और प्रोटीन दोनों देते हैं, ऊर्जा भी और वजन मैनेजमेंट भी। ये तो हुई शरीर के बाद। दिमाग पर भी असर होता है क्या? मूड पर, फोकस पर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे ब्रेन फंक्शन पर पड़ता है। अच्छा, कैसे? जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, मछली में मिलते हैं, कुछ बीजों में भी। हाँ, सुना है। ये दिमागी कोशिकाओं को बनाने और उनकी मरम्मत करने में मदद करते हैं। वैसे ही विटामिन डी, सी, ई, ये याददाश्त बनाए रखने में और उम्र के साथ जो दिमागी कमजोरी आती है उसे कम करने में मदद कर सकते हैं। मतलब मूड भी अच्छा रहता है? हाँ, मूड सुधर सकता है, फोकस बढ़ सकता है। तो खाना सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी चलाता है। आपने कई पोषक तत्वों का नाम लिया। मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं ये?
क्या कोई कैटेगरी है इनकी? हाँ, मोटे तौर पर शरीर को 6 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। विटामिन्स, मिनरल्स यानी खनिज, प्रोटीन, फैट यानी वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट। 6 तरह के? जी, और इनको हम 2 मेन ग्रुप में बांट सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म। इसमें आते हैं विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज। हाँ, इनकी जरूरत शरीर को कम मात्रा में होती है, लेकिन ये होते बहुत जरूरी हैं। इनकी कमी से बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे आयरन कम तो एनीमिया, आयोडीन कम तो घेंगा या थायराइड की समस्या। समझ गई। और दूसरा ग्रुप? दूसरा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा। इसमें आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और पानी। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और पानी। जी, इनकी जरूरत शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है। ये हमें ऊर्जा देते हैं, शरीर बनाते हैं और बाकी सारे काम करने में मदद करते हैं। कुछ लोग फाइबर को भी 7वां जरूरी पोषक तत्व मानते हैं। पाचन के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो हुई साइंस की बात। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। भारत में क्या स्थिति है पोषण की? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या वाकई चिंता की बात है? देखिए, चिंता की बात तो है। भारत में कुपोषण एक बड़ी चुनौती है और ये दोहरी है। मतलब एक तरफ तो लोग कम पोषण का शिकार हैं। हाँ, बच्चे कमजोर हैं, वजन कम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मोटापा बढ़ रहा है और मोटापे से जुड़ी बीमारियां भी। ICMR NIN ने हाल ही में कहा कि भारत में कुल बीमारियों का जो बोझ है उसमें करीब 56% हिस्सा खराब डाइट की वजह से है। 56%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि हम क्या खा रहे हैं, इसका कितना गहरा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। बच्चों की स्थिति पर कुछ खास आंकड़े हैं, वो ज्यादा चिंताजनक बताई जाती हैं। हाँ, बच्चों का पोषण तो भविष्य का सवाल है और यहाँ आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। NFHS 5 जो 2019-21 का सर्वे है, उसने बताया कि 5 साल से कम उम्र के करीब 37.5% बच्चे स्टंटिंग के शिकार थे। स्टंटिंग मतलब? बौनापन। उम्र के हिसाब से कद कम होना। जी हाँ, बौनापन। और 32% का वजन कम था। और अभी जून 2024 का जो पोषण ट्रैकर का डेटा आया है, जिसमें 8.5 करोड़ बच्चों का डेटा है, हाँ, उसमें भी करीब 35% बच्चे बौने पाए गए, 17% कम वजन वाले और 6% वेस्टिंग के शिकार। वेस्टिंग मतलब कद के हिसाब से वजन बहुत ही कम होना, दुबलापन। तो मतलब हर तीसरा बच्चा ठीक से बढ़ नहीं पा रहा है। बिल्कुल। आंकड़ों में थोड़ा बहुत फर्क दिखता है अलग अलग सर्वे में, पर तस्वीर लगभग यही है। कौन से राज्य हैं जहां ये समस्या ज्यादा है? पोषण ट्रैकर का जून 2024 का डेटा देखें तो बौनापन यूपी और लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, करीब 46%। ओह। दुबलापन लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, 13% से ऊपर। और कम वजन की समस्या मध्य प्रदेश में सबसे गंभीर है, 26% से ज्यादा बच्चे। और एनीमिया, खून की कमी, उसके बारे में क्या? वो एक और बड़ी चिंता है। NFHS 5 में पता चला कि 5 साल तक के बच्चों में एनीमिया बढ़ गया है। 67% से भी ज्यादा बच्चे एनीमिक है। 2/3 बच्चे? जी हाँ। NFHS 4 में ये करीब 59% था। तो ये बढ़ा है और इसका सीधा असर बच्चों के शारीरिक और दिमागी विकास पर पड़ता है। आपने शुरू में कहा था कि ये दोहरी चुनौती है, तो क्या सिर्फ कम पोषण ही समस्या नहीं है, मोटापा भी है? नहीं, बिल्कुल। एक तरफ ये अल्प पोषण है, दूसरी तरफ शहरों में और अब तो गांवों में भी मोटापा बढ़ रहा है, अधिक वजन की समस्या बढ़ रही है। ये भी कुपोषण ही है? हाँ, इसे भी कुपोषण का ही एक रूप माना जाता है, ओवर न्यूट्रिशन या गलत न्यूट्रिशन। इसका कारण सस्ते, आसानी से मिलने वाले पैकेट वाले फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जिनमें नमक, चीनी, खराब फैट ज्यादा होता है। बिल्कुल। पोषण कम, कैलोरीज ज्यादा, और इसका नतीजा क्या हो रहा है? बीमारियां? हाँ, कम उम्र में ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, ये सब बढ़ रहा है। और इसमें एक और पहलू है जो बहुत गंभीर है। क्या? वो ये कि बहुत सारे लोगों के लिए पौष्टिक खाना खरीदना ही मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस की सोफी रिपोर्ट आई थी जुलाई 2024 में। उसने कहा कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी, करीब 56%, एक हेल्दी डाइट अफोर्ड ही नहीं कर सकती। 56%? मतलब आधे से ज्यादा लोग चाहकर भी शायद ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। और ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024 कहती है कि करीब 38% भारतीय अनहेल्दी खाना खाते हैं। तो ये गरीबी, महंगाई, जानकारी की कमी और बाजार में आसानी से मिलने वाले अनहेल्दी खाने की एक मिलीजुली जटिल समस्या है। ये चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं। सरकार इनसे निपटने के लिए क्या कर रही है? आपने पोषण अभियान का जिक्र किया था। जी। पोषण अभियान सरकार का सबसे प्रमुख कार्यक्रम है इस क्षेत्र में। अब इसे प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना भी कहते हैं। मार्च 2018 में शुरू हुआ था। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 0 से 6 साल के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं,
इनके पोषण स्तर को सुधारना। कोई खास टारगेट्स भी हैं, जैसे स्टंटिंग या एनीमिया कम करने के? हाँ, बिल्कुल लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे स्टंटिंग और अल्प पोषण को हर साल 2% कम करना, एनीमिया को कम करना, जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या घटाना। ये सालाना लक्ष्य हैं। और इसे जमीन पर कैसे लागू किया जा रहा है, क्या तरीका है? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, सेवाओं की बेहतर डिलीवरी, मतलब आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, स्वास्थ्य केंद्र के जरिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचे, खासकर गर्भावस्था और बच्चे के पहले 1000 दिनों में। ठीक है। दूसरा है अलग अलग विभागों में तालमेल, जैसे साफ पानी और साफ सफाई वाले विभाग, क्योंकि पोषण सिर्फ खाने से नहीं, साफ पानी और स्वच्छता से भी जुड़ा है। हाँ, बीमारियां नहीं होंगी तो पोषण शरीर में लगेगा। सही कहा। तीसरा स्तंभ है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे पोषण ट्रैकर ऐप। हाँ, ये क्या है? और चौथा है जन आंदोलन, मतलब इसे एक सामाजिक मुहिम बनाना, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं। पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में बताइए, ये कैसे मदद करता है? पोषण ट्रैकर ऐप एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। आंगनवाड़ी वर्कर इसके जरिए बच्चों, गर्भवती महिलाओं का वजन, लंबाई, टीकाकरण, उनको मिलने वाला खाना, सबका डेटा रियल टाइम में डालती हैं। अच्छा, रियल टाइम में? जी, इससे निगरानी बहुत आसान हो जाती है। पता चलता है कहाँ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा बच्चा खतरे में है। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा इसमें ट्रैक होता है और इसे ई-गवर्नेंस 2024 का नेशनल गोल्ड अवार्ड भी मिला है। वाह! और ये पोषण माह और पोषण वाटिका क्या है? पोषण माह यानी सितंबर का पूरा महीना, वो इसी जन आंदोलन का हिस्सा है, जागरूकता बढ़ाने के लिए। 2024 में जो 7वां पोषण माह था, उसमें देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा कार्यक्रम हुए। 10 करोड़? हाँ, और पोषण वाटिका या न्यूट्री गार्डन, ये भी बहुत अच्छी पहल है। आंगनवाड़ी में, स्कूलों में छोटी सी जगह पर सब्जियां, फलों का ना, ताकि ताजी चीजें वही मिल जाए। बिल्कुल ताजी, सस्ती और पौष्टिक। करीब 4.25 लाख आंगनवाड़ियों में ऐसी वाटिकाएं बन चुकी हैं। ये सब सुन के लगता है कि कोशिशें तो हो रही हैं। अब आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सलाह पर। एक हेल्दी डाइट, एक स्वस्थ आहार, इसका मतलब क्या है? आम इंसान के लिए सरल शब्दों में क्या नियम है? देखिए, सिद्धांत बहुत सरल हैं। विविधता यानी हर तरह की चीजें खाएं, पर्याप्तता, जरूरत भर खाएं, संयम, ज्यादा ना खाएं, और संतुलन यानी सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हों। ठीक है। WHO की सलाह भी यही है। कुछ खास बातें हैं। अनाज में साबुत अनाज चुनें, गेहूं का आटा, ब्राउन राइस, बाजरा, रागी, जय। मैदे की जगह आटा। हाँ, सब्जियों और फल खूब खाएं, रोज अलग अलग रंग के, मौसमी खाएं, जो सस्ता भी होता है और ताज़ा भी। हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं। प्रोटीन के लिए? दालें? दालें, बीन्स जैसे राजमा, छोले, सोयाबीन, टोफू, अंडा, मछली अगर खाते हैं तो। लीन मीट, शाकाहारियों के लिए दालें, फलियां, दूध, दही बहुत जरूरी हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स भी जरूरी हैं? हाँ, दूध, दही, पनीर या फिर कैल्शियम फोर्टिफाइड सोया मिल्क, कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है। और फैट, घी, तेल, वो कितना? फैट भी जरूरी है, लेकिन सही तरह का। नट्स खाएं, बादाम, अखरोट, बीज खाएं, अलसी, चिया। खाना बनाने के लिए सरसों, मूंगफली या जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। ट्रांस फैट से बचें, जो पैकेट वाले खाने में होता है। और पानी? पानी खूब पिएं, दिन भर में 8-10 ग्लास। और क्या कम करना है? नमक, दिन में 1 छोटे चम्मच से ज्यादा नहीं। चीनी कम करें, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और पैकेट वाले तले हुए प्रोसेस्ड खाने कम से कम खाएं। ये बहुत उपयोगी बातें हैं। अब एक और ग्रुप पर आते हैं जिन पर खास ध्यान देना होता है, गर्भवती महिलाएं। प्रेगनेंसी में पोषण क्यों इतना खास हो जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान पोषण माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नींव का काम करता है। इस समय पोषक तत्वों की जरूरत थोड़ी बदल जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे दूसरी और तीसरी तिमाही में थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन सिर्फ ज्यादा खाना जरूरी नहीं, सही खाना ज्यादा जरूरी है। कौन से पोषक तत्व हैं जो इस समय बहुत जरूरी हो जाते हैं? 2 के 3 महीनों में बहुत जरूरी है। ये क्यों? ये बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम के जन्म दोष से बचाता है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। डॉक्टर इसकी गोली देते हैं। हरी सब्जियों, दालों में भी होता है। और आयरन? खून की कमी तो वैसे ही बहुत है। हाँ, प्रेगनेंसी में आयरन की जरूरत और बढ़ जाती है। खून ज्यादा बनता है ना, तो डॉक्टर अक्सर सप्लीमेंट देते हैं। इसे विटामिन सी वाली चीजों जैसे नींबू पानी या संतरे के साथ लेने से ये बेहतर पचता है। चाय कॉफी के साथ नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी का क्या? बच्चे की हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी। दूध, दही, पनीर खाएं। विटामिन डी के लिए धूप जरूरी है, और जरूरत हो तो डॉक्टर सप्लीमेंट भी देते हैं। आयोडीन? आयोडीन बच्चे के दिमागी विकास के लिए,
आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें। प्रोटीन भी ज़रूरी है शरीर बनाने के लिए। और ओमेगा 3 खासकर DHA बच्चे के दिमाग और आंखों के लिए अच्छा है। ये मछली या सप्लीमेंट से मिल सकता है। और क्या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, कोई परहेज? हाँ, कुछ चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। शराब सिगरेट तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। कच्चा या अधपका मांस, अंडा, सी फूड नहीं खाना चाहिए। इन्फेक्शन का डर रहता है। कुछ बड़ी समुद्री मछलियां होती हैं जिनमें मरकरी ज्यादा होता है, जैसे शार्क, स्वॉर्डफिश, उनसे बचना चाहिए। और दूध? कच्चा दूध या उससे बना सॉफ्ट चीज नहीं खाना चाहिए। लिस्टीरिया नाम के बैक्टीरिया का खतरा होता है। पैस्चराइज्ड दूध ठीक है। और कैफीन भी कम लेना चाहिए, मतलब चाय, कॉफी, कोला कम। वजन कितना बढ़ना चाहिए और क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? वजन कितना बढ़ेगा ये प्रेगनेंसी से पहले महिला का वजन कितना था उस पर निर्भर करता है। आमतौर पर 11 से 16 किलो बढ़ना सामान्य माना जाता है, अगर BMI नॉर्मल हो। और हाँ, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो रोज 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज जैसे पैदल चलना, योग करना बहुत फायदेमंद है। जो महिलाएं शाकाहारी हैं उनके लिए कोई खास सलाह? हाँ, उन्हें कुछ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे विटामिन B12, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है तो इसका सप्लीमेंट लेना पड़ता है अक्सर। अच्छा। आयरन पर ध्यान देना होगा, विटामिन C के साथ लेना होगा। कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर या फोर्टिफाइड फूड्स। प्रोटीन दालों, बीन्स, टोफू से। और ओमेगा 3 DHA के लिए डॉक्टर से सप्लीमेंट के बारे में पूछना चाहिए। तो हमने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बहाने पोषण के महत्व, भारत की चुनौतियों, सरकारी कोशिशों और स्वस्थ खाने के तरीकों पर काफी विस्तार से बात की। ये तो साफ है कि सही जानकारी होना और सही आदतें अपनाना कितना जरूरी है हमारी सेहत के लिए। बिल्कुल, ये सारी बातें हमें यही दिखाती हैं कि पोषण हमारे जीवन की क्वालिटी तय करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? देखिए, हमने बात की कि सरकार कोशिश कर रही है, पोषण अभियान है, जागरूकता फैलाई जा रही है। हाँ। पर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आंकड़े कहते हैं कि देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए पौष्टिक खाना खरीदना ही मुश्किल है। सही कहा, वो 56% वाला आंकड़ा। जी, प्रोसेस्ड फूड सस्ता मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। ताजे फल, सब्जियां, अच्छी दालें महंगी होती जा रही हैं। तो ऐसे में एक आम इंसान जिसके पास पैसे सीमित हैं, वो जानकारी होने के बाद भी कैसे अपने परिवार के लिए रोज पौष्टिक और साथ ही सस्ता भोजन पक्का करें? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक सामाजिक और आर्थिक पहेली है। इसका जवाब सिर्फ ये कहने से नहीं मिलेगा कि अच्छा खाओ। इसके लिए शायद नीतियों में, पूरी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, ताकि सबके लिए स्वस्थ भोजन हकीकत बन सके। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये वाकई एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको, समाज को, सरकारों को, सबको सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के काम आएगी, उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी और बेहतर चुनाव करने में मदद करेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।